हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस ट्यूटर्स अकेडमी। आई एम विक्रम कुमार। तो जैसे कि मैं आपको मॉडल्स पढ़ा रहा था, तो आगे मॉडल्स को देखते हैं। मैंने जैसे पहले आपको बताया MODALS मॉडल्स, मोरालिटी, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, एबिलिटी, लीगल एडवाइस और सजेशन। ये क्या कहे जाते हैं? मॉडल्स कहे जाते हैं। नंबर 1 ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं। अब नंबर 2 ट्रिक देखते हैं। ट्रिक नंबर 2, बट ट्रिक नंबर 2 को जानने से पहले हम कुछ बेसिक फॉर्मेट देख लेते हैं कि मॉडल के साथ यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, मॉडल अगर अकेला हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। यदि मॉडल्स के साथ या मॉडल के साथ बी का यूज हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। मॉडल के साथ यदि हैव या हैव बीन आए तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। मैंने अभी आपको केवल मॉडल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज ही समझाया था। अब हम ट्रिक 2 में देखते हैं। इनको जरा याद रखिएगा कि मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के साथ बी आए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल के साथ हैव या हैव बीन आए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो इसे नोट कर लीजिएगा। चलो अब ट्रिक 2 की बात करते हैं। देखिए, कैन करना पड़ा के शुड, मस्ट, ought to and need, इन चारों का ही मतलब क्या होता है? चाहिए। वैसे नीड का मतलब होता है आवश्यकता है, और नीड नोट का क्या मतलब होगा? आवश्यकता नहीं है। लेकिन नीड को हम चाहिए के रूप में भी यूज करते हैं। तो मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि मॉडल्स में जब हम पढ़ते हैं तो इन 4 चीज़ों का यूज हम चाहिए के रूप में लेते हैं। तो ऐसा क्या था कि इंग्लिश लर्नर्स ने शुड, मस्ट, ought to और नीड को बनाया और इन चारों का मतलब ही चाहिए रख दिया। ऐसा क्यों नहीं है कि केवल एक ही चाहिए रख लीजिए और बाकी के हटा दीजिए। लेकिन समस्या ये होती है कि शुड को रखें, मस्ट को रखें, ought to को रखें, नीड को रखें। तो चारों के चारों ही क्या है? ये अलग हैं, तो इनके यूज भी अलग होते हैं। जब कभी भी शुड का यूज हो, मस्ट का यूज हो, ought to का यूज हो और नीड का यूज हो, तो देखिए शुड का यूज हम करेंगे हमेशा नैतिक कर्तव्य के लिए या नैतिक रूप से चाहिए, नैतिक रूप से चाहिए के लिए। मस्ट का यूज करेंगे हम कानूनी रूप से चाहिए, या जोर देकर किसी बात को मनाने के लिए चाहिए के रूप में करेंगे। ought to का यूज हम नैतिक रूप से चाहिए, ought का यूज हम नैतिक रूप से चाहिए के लिए करते हैं और नीड का यूज हम जरूरत के लिए चाहिए करते हैं, जरूरत के लिए चाहिए के रूप में करते हैं।
तो केवल आप यही बात याद रखिए कि शुड का यूज हम कहाँ करते हैं, शुड का यूज हम करते हैं सामान्य रूप से चाहिए के लिए। शुड का यूज हम कहां करते हैं, सामान्य रूप से चाहिए के लिए, और नैतिक रूप से चाहिए के लिए कहां करते हैं, हम ought to के साथ करते हैं। नीड का यूज जरूरत के लिए चाहिए करते हैं। तो देखिए सब में क्या आ रहा है, चाहिए, चाहिए, चाहिए और चाहिए। तो हमारे पास 4 चाहिए 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 हो चुके हैं, जो कि हिंदी में है, लेकिन इंग्लिश में हम कैसे पहचानेंगे कि इसका मतलब भी चाहिए, ought to का मतलब भी चाहिए, नीड का मतलब भी चाहिए। ओके, तो मैं केवल एक ही सेंटेंस से बताऊंगा कि इन चारों को हम एक सेंटेंस में कैसे अप्लाई करें, लेकिन सबके मीनिंग अलग अलग कैसे होंगे, तो देखते हैं। एक ही सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, यू ब्लैंक you blank obey your पेरेंट्स। वैसे इस सेंटेंस को मैं पहले समझा चुका हूं, तो ठीक है, मैं एक दूसरा सेंटेंस ले लेता हूं। यू ब्लैंक हेल्प हिम in his bad condition। देखिए ऑप्शन में मैंने क्या कहा, शुड, मस्ट, ought to एंड नीड। अगर आपके पास ये चारों ही ऑप्शन में आ जाए और आपसे किसी एक के लिए कहा जाए कि इनमें से किसी एक को चूज कीजिए कि सूटेबल मॉडल कौन सा होगा, तो ये सेंटेंस ऐसे हैं कि इनमें शुड का यूज भी हो सकता है, मस्ट का यूज भी हो सकता है, ought to का यूज भी हो सकता है और नीड का यूज भी हो सकता है। अगर आप यूज करोगे तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन कंडीशन अलग अलग हो जाती हैं। देखिए शुड का यूज तो क्या होता है, शुड का यूज किस कंडीशन में किया जाता है, जब किसी सेंटेंस के अंदर कोई सामान्य रूप से कहे, मस्ट में किसी बात पर जोर दिया जाए, ought to नैतिक रूप से आपको कहा जाए, और नीड केवल चाहिए के रूप में कहा जाए, यानी कॉमनली आपको किस चीज के लिए कहा जाए। तो सपोज कीजिए कि ये आप हो, यदि आपको कोई कॉमन पर्सन या अननोन पर्सन जस्ट केवल आपसे ये कहे यू ब्लैंक हेल्प हिम इन हिज बैड कंडीशन, इट मीन्स कि जैसे कोई अननोन पर्सन है या कोई कॉमन पर्सन है, केवल वो आपको सजेशन दे रहा है सामान्य तरीके से, तो क्या यूज करोगे आप, शुड का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, शुड का, तो सही होगा। लेकिन मस्ट के सेंस में क्या होता है, देखिए यू मस्ट हेल्प हिम इन हिज बैड कंडीशन। तो सोचिए कि ये सेंटेंस यू मस्ट हेल्प हिम इन हिज बैड कंडीशन आपको किसी जज ने कहा है। अब जज कौन होता है, जज कौन होता है, मीन्स कानूनी दायरे में आने वाला अधिकारी। तो जज ने आपसे कहा यू मस्ट हेल्प हिम इन हिज बैड कंडीशन, कि तुम्हें इन हिज बैड कंडीशन उसकी बुरी परिस्थिति में सहायता करनी चाहिए या निश्चित रूप से सहायता करनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि जज आपको कानूनी रूप से कह रहा है कि आपको उसकी सहायता करनी चाहिए। इट मीन्स उसकी के लिए आप हो सकते हैं कि आपके माता हो या पिता हो, पेरेंट में से कोई भी एक हो सकता है।
ought to का यूज हम कब करते हैं? जब आपको आपके किसी रिलेटिव ने, हो सकता है आपके वो अंकल हो, और अंकल आपको एक नैतिक शिक्षा के द्वारा ये कह रहे हो यू ought टू हेल्प हिम इन हिज बैड कंडीशन। जैसे सोचिए कि यू आप हो और हिम ये आपका ब्रदर है, छोटा भाई है, आप बड़े भाई हो, तो आपके अंकल आपसे कह रहे हैं कि आप बड़े भाई हो, वो आपसे छोटा भाई है, तो तुम्हें उसकी बुरी परिस्थिति में उसकी सहायता करनी चाहिए। तो क्या अंकल के द्वारा कही गई बात कानूनी है या सामान्य है या केवल जरूरत के लिए है? तो आप खुद ही सोच लीजिए कि क्या यूज करेंगे हम। वहां पे हम नैतिकता के लिए क्या यूज करेंगे? ought to का यूज करेंगे, तो हमारा सेंटेंस सही होगा। अब जैसे देखिए ये नीड लिखा हुआ है, नीड के साथ भी हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो जैसे सेंटेंस क्या बनेगा? यू नीड हेल्प हिम इन हिज बैड कंडीशन। तो ये भी आपसे किसने कहा? आपके अंकल ने कहा कि तुम्हारे छोटे भाई की बुरी परिस्थिति में, कि तुम्हें तुम्हारे छोटे भाई की बुरी परिस्थिति में सहायता करनी चाहिए। तो इट मीन्स ये आवश्यकता को बता रहा है कि तुम्हें अब ये राइट टाइम है कि तुम्हें तुम्हारे छोटे भाई की इस हालत में सहायता करनी चाहिए। तो आया समझ में? चाहिए सामान्य सलाह देने के लिए, मस्ट जोर देने के लिए, कानूनी रूप से सलाह देने के लिए, ought to नैतिक रूप से समझाने के लिए, नीड आवश्यकता के लिए चाहिए। तो कॉमन सी चीज है, इसीलिए हमें जरूरत पड़ी थी कि शुड का मतलब चाहिए, मस्ट का मतलब चाहिए, ought to का मतलब चाहिए और नीड का मतलब चाहिए। एक ही सेंटेंस में हम चारों कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन इनके अलग अलग होते हैं। अगर सेंटेंस में ये कहा गया हो जज सेड टू मी यू शुड हेल्प हिम इन हिज बैड कंडीशन, तो क्या होगा? मस्ट होगा, क्योंकि जज किस में आता है? कानून के दायरे में आता है। तो कानूनी सलाह दे रहा है या जोर दे रहा है, तो जोर कोई भी, अब अगर आपसे कोई जोर देकर बात करे तो वहां पे मस्ट का यूज कीजिए। ओके, अब इसमें देख लीजिए, इसको, इस सेंटेंस को मैं पहले भी बता चुका हूं। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, सही है। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, ये भी सही है। यू ought टू ओबे योर पेरेंट्स, ये भी सही है। यू नीड ओबे योर पेरेंट्स, ये भी सही है। तो ये चीज समझ में आ गई। कितने इंसान मैंने आपको बता दिए? कॉमन पर्सन शुड का यूज करेगा, मस्ट लीगल पर्सन, जरूरी नहीं है कि लीगल पर्सन ही हो, लेकिन हो सकता है कि कोई आपको जोर देकर किसी बात को बताए। मोरल, देखो ought to मतलब मोरलिटी को शो करने के लिए, तो मोरल सजेशन के लिए आता है, और नीड यूटिलिटी के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी ट्रिक आती है, ट्रिक नंबर 3। अब इस ट्रिक को ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। देखते हैं, इसमें हम यूज करेंगे कैन, मे, कैन, मे, कुड, मे का क्या होता है? पास्ट, माइट। तो मैंने केवल 4 वर्ड ही लिखे यहाँ पे। कैन, कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट माइट। ओके, अब एक सिंपल सी आपको एक ट्रिक समझाता हूं। कैन का यूज 100% आप जो काम कर सकते हो, या 100% जहां पे संभावना हो, पॉसिबिलिटी हो। अब पॉसिबिलिटी किसी भी चीज को हो सकती है, पॉसिबिलिटी किसी भी चीज को हो सकती है। जब हम कैन का यूज पढ़ेंगे तो मैं कैन की आपको एक जस्ट सिंपल ट्रिक बताऊंगा कि कैन को क्यों कैन कहा जाता है। देखिए, कैन में सी का मतलब होता है कैपेसिटी। जब टॉपिक स्टार्ट करूंगा नंबर 1 से, A4 होता है एबिलिटी,
और एन, एन एक स्पेशल सेंटेंस रखता है अपने पास, जैसे एन से मान के चलिए नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन माई डिक्शनरी। ये किसने कहा था, जरा याद कीजिए किसने कहा था, ये कहा था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या कहा था, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन माई डिक्शनरी, कि मेरे जीवन की डिक्शनरी में, मेरे जीवन के शब्दकोश में नथिंग इम्पॉसिबल मतलब, या ये भी कह सकते हैं कि मेरे डिक्शनरी में नथिंग इज इम्पॉसिबल का जिक्र ही नहीं है, या इतना ही हम इसको यूज़ करते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल ये हम यूज़ करते हैं, लेकिन कहा किसने था सेंटेंस नथिंग इज इम्पॉसिबल इन माई डिक्शनरी, कि कोई भी चीज़ मेरी डिक्शनरी में नथिंग इज इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये कहा था नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो हम केवल इसी को यूज़ करते हैं कि ये हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल को देखिए, इज क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब है। अगर हम इसे मॉडल में बनाए तो यहाँ पे लिख देते हैं जैसे कैन लिख दिया। नथिंग इज इम्पॉसिबल खुद पे लीजिए, मी लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे, तो इस मी को आप सब्जेक्टिव केस में रखोगे तो क्या होगा, आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल, आई कैन डू एवरीथिंग, दोनों का मतलब क्या एक ही होता है क्या? सिंपल है कि हाँ, दोनों का मतलब एक ही होता है। मैं सब कुछ कर सकता हूं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। इट मीन्स या तो आप ये कह लीजिए या आप ये कह लीजिए, दोनों का मीन्स बराबर है। तो यहाँ पे नथिंग मीन्स समझने के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है, कैन का यूज कैपेसिटी, एबिलिटी, नथिंग इज इम्पॉसिबल, या आई कैन पूरा आ चुका है, आई कैन डू एवरीथिंग। ओके, तो अभी हम यहाँ पे इस चीज की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इस ट्रिक की बात कर रहे हैं कि कैन का यूज 100% आप किसी काम को करने में सक्षम हो। जैसे सोचिए कि एक संदूक है, मैं इस संदूक को उठा सकता हूँ, इट मीन्स कि मेरे अंदर इतनी पावर है, कैपेबिलिटी है, या मेरे अंदर उठाने की एबिलिटी भी है कि कैसे उठाना है। तो उसके लिए मैं किसका यूज करूंगा, कैन का यूज। मतलब जो चीज करने में मैं 100% सक्षम हूं, वहां पे कैन का यूज, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, संसार में जो भी कोई इंसान किसी चीज को करने में सक्षम है, 100% सक्षम है, तो वहां पे किसका यूज होगा, कैन का। अब मे का यूज कहां होता है, जहां आप किसी काम को करने में 50-50% होते हो। 50-50% का मतलब क्या होता है, शायद मैं यह कर सकता हूं, शायद यह मैं नहीं कर सकता। जैसे आपके साथ होता होगा, शायद मैं इस एग्जाम को पास कर सकता हूं, नहीं, शायद मैं इस एग्जाम को पास नहीं कर सकता। तो इट मीन्स आपके साथ भी क्या होता है, 50-50% वाली सिचुएशन होती है। तो वहां पे क्या यूज करोगे, मे का यूज करोगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, कुड का मैंने आपको बताया था, कुड किसको यूज में लेता है, प्लीज को। जब क्या किया जाए, रिक्वेस्ट विद रेस्पेक्ट, रिक्वेस्ट विद रेस्पेक्ट के साथ किया जाए। और माइट का मोर रिस्पेक्ट या मोर रिक्वेस्ट विद रेस्पेक्ट, मोर रिक्वेस्ट विद रेस्पेक्ट। चलिए और भी अब देखते हैं दूसरा क्या यूज होता है। ये तो नंबर 1 था, अब नंबर 2 पे देखते हैं इसका यूज कहां लेते हैं। नंबर 2 पे देखिए, कैन एक इनफॉर्मल वर्ड होता है। नोट डाउन कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, कैन एक इनफॉर्मल वर्ड होता है, मे एक फॉर्मल वर्ड होता है। मे कौन सा वर्ड होता है, फॉर्मल वर्ड होता है। बस आपको जस्ट लिखना है, फॉर्मल वर्ड होता है। तो कुड भी क्या हो गया, कैन का पास्ट है तो इनफॉर्मल वर्ड होगा, और माइट क्या है, मे का पास्ट है, तो ये भी क्या होगा, फॉर्मल वर्ड होगा। ये क्या होगा, फॉर्मल वर्ड।
ठीक है, अभी ये बात, इस बात को ध्यान रखिए, माइंड में रखिए कि मैंने क्या बताया आपको। कैन का यूज 100% किसी काम को करने में खुद सक्षम हो या कोई सक्षम है तो वहाँ पे कैन का यूज होगा। जहाँ आपको संभावना लगे 50-50, हाँ हो भी सकता है नहीं हो सकता, वहाँ मे का यूज होगा। कुड, कुड कैन का पास्ट होता है। कुड का मैंने पहले आपको बताया कि प्लीज़ का भाव बताता है, रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है, यानी मोर फ्रेंडली होने के लिए। किसके लिए? मोर फ्रेंडली होने के लिए। मोर फ्रेंडली कैन से भी होते हैं, कुड से भी होते हैं। और माइट का यूज जब मोर रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट का यूज किया जाए, कि आप जरूरत से ज़्यादा किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे किसका यूज करोगे? आप माइट का यूज करोगे। ओके, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे पढ़ाते हैं। ओके, अब इनका यूज देखते हैं कैसे होता है। आई डू इट, ये जैसे इसको मैं और डिफाइन करता हूं, लिफ्ट दिस बॉक्स विद सिंगल हैंड या वन हैंड। He blank run very fast when he was young। देखिए पहले दोनों सेंटेंस लेते हैं। आई कैन डू इट, आपको सबको पता है कैन का यूज होगा। क्यों यूज होगा? आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, मैं वह कर सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं सो सकता हूँ, मैं भाग सकता हूँ, मैं स्विमिंग कर सकता हूँ। इट मीन्स कि आपको जो काम करने आते हैं उसके लिए क्या करोगे? आई कैन डू इट, आई कैन डू एवरीथिंग। तो किसका यूज होगा? कैन का। तो जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स विद सिंगल हैंड, तो आपने खुद से ही क्या किया? सवाल किया, क्या मैं इस संदूक को सिंगल हाथ से उठा सकता हूँ या वन हैंड से उठा सकता हूँ? तो जब आप ऐसा क्वेश्चन अपने आप से करोगे तो आपके अंदर से ही आपको क्या जवाब मिलेगा? कि आप एबल हो, कैपेबल हो, पावरफुल हो, या एबिलिटी आप में है उसे उठाने की, कैसे उठाना है। तो जब आपको सारे जवाब मिल जाएं तो वहाँ पे 100% श्योर हो जाओ कि किसका यूज होगा? कैन का यूज होगा। तो इसलिए मैंने क्या कहा कि 100% जब संभावना आती है तो किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ही रन वेरी फास्ट व्हेन, देखिए व्हेन क्या कर रहा है? एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ रहा है। ही वाज यंग, ही सब्जेक्ट है, वाज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट टेंस में है। किस टेंस में है? पास्ट टेंस में। तो सेंटेंस पास्ट में दिया गया है दूसरा, तो पहले वाला सेंटेंस किस में बनेगा? पास्ट फॉर्म में ही बनेगा। तो यहाँ पे जैसे क्या होगा? यहाँ पे कुड होगा। कुड क्यों होगा? देखिए मैंने आपको कोई ऑप्शन भी नहीं दिए हैं, लेकिन क्या लिखा? कुड। तो कुड क्यों होगा? देखिए एक बार, ही ब्लैंक रन वेरी फास्ट व्हेन ही वाज यंग, क्योंकि सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? वह तेज, बहुत तेज दौड़ सकता था। ठीक है, वह बहुत तेज दौड़ सकता था, क्योंकि पास्ट में ही यूज होगा। जब वह जवान था। आपको मैंने सेंटेंस पढ़ने की ट्रिक बताई है, एक ट्रिक और बताता हूं। जब कभी सेंटेंस को किसी कनेक्टर से जोड़ा जाए, व्हेन, बिकॉज, एंड, या कोई भी कनेक्टर हो और इससे पहले एक सेंटेंस हो, फर्स्ट सेंटेंस, और इसके बाद में दूसरा सेंटेंस हो, सेकंड सेंटेंस, तो फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस को हम उसी तरीके से पढ़ेंगे कि एक सेंटेंस तो कनेक्टर से पहले है तो उसके सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल, उसके वर्ब, ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसमें क्या पढ़ेंगे? हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे, लास्ट में क्या पढ़ेंगे? एटसेट्रा, उससे बाद में ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब को पढ़ेंगे, वर्ब के बाद में हेल्पिंग वर्ब को पढ़ेंगे। तो ये फॉर्मेट तो होता है इंग्लिश में। और हिंदी, इंग्लिश से हिंदी बनाने के लिए क्या कीजिए? कोई भी सेंटेंस हो, सबसे पहले इसका सब्जेक्ट पढ़ो,
फिर पीछे उसका एटसेट्रा पढ़ो, देन उसका ऑब्जेक्ट पढ़ो, देन उसकी वर्ब पढ़ो, और लास्ट में क्या पढ़ो, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल। उस सेंटेंस को, सिंगल सेंटेंस को पढ़िए। अगर उस सेंटेंस के बाद में किसी कनेक्टर का यूज़ किया जा रहा है, किसी संयोजक शब्द का यूज़ किया जा रहा है, तो उसके जस्ट बाद उस संयोजक शब्द को रखिए। फिर दोबारा से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एटीसी या एटसेट्रा वाली फॉर्म का यूज़ होता है, तो उसमें क्या करना, सबसे पहले सब्जेक्ट को पढ़ना है, फिर एटसेट्रा को पढ़ना है, फिर ऑब्जेक्ट को पढ़ना है, फिर वर्ब को पढ़ना है, फिर हेल्पिंग वर्ब को पढ़ना है, जस्ट ट्रांसलेशन के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। तो जैसे यही इसी फॉर्मेट से व्हेन का यूज़ किया गया है यहाँ पर, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है, हम इस पैटर्न से पढ़कर देखते हैं। वह बहुत तेज दौड़ सकता था, पास्ट में था, जब वह जवान था। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कैन का समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास मे का यूज होता है सकना के लिए, लेकिन मैंने अभी आपको ट्रिक में क्या बताया कि मे का यूज हम कब करेंगे, जब 50-50% क्या हो, संभावना हो। देखिए नंबर 1 पे देखिए, मे यू गिव मी योर पेन। मे यू गिव मी योर पेन, यहां पे क्या यूज किया गया है, क्वेश्चन मार्क। मे का यूज मैंने आपको बताया 50-50% संभावना के लिए। देखिए यदि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि जिससे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वो आपकी हेल्प श्योर करेगा, 100% करेगा। अगर 100% करने की संभावना नहीं है, तब क्या यूज करते हो आप, मे का यूज करते हो। लेकिन मे का यूज पोलाइटनेस को भी शो करता है, तो पोलाइटनेस को शो करने के लिए या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी होता है। या ये कह सकते हो कि मे एक फॉर्मल वर्ड है, तो फॉर्मल वर्ड क्या होता है, औपचारिकता प्रकट करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं, औपचारिकता प्रकट करने के लिए। लेकिन वहां पे हम 100% श्योर नहीं हो सकते कि जिस व्यक्ति से हम, जिस पर्सन से हम किसी चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारी 100% हेल्प करेगा या नहीं करेगा। मे यू गिव मी योर पेन, क्या तुम तुम्हारा पेन मुझे दे सकते हो, क्या तुम तुम्हारा पेन मुझे दे सकते हो। आपने क्या किया, एक फॉर्मल रूप में किसी से पेन मांगा है। अब वो उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको पेन देगा या नहीं देगा। अगर नहीं देगा तो क्या कहेगा वो, कि मैं आपको ये पेन नहीं दे सकता। ओके, लेकिन जैसे ही सेंटेंस को हम यहां पर मे ना रखें और यहां पर कैन रखें, कैन यू गिव मी योर पेन, तो इट मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि आपने कैन का यूज किया है। कैन का यूज का मतलब क्या होता है, 100%। इट मीन्स कि जिस सामने वाले इंसान से आप पेन मांग रहे हो, किसका यूज कर रहे हो, कैन का, तो कैन का यूज आपने इसी चीज को माइंड में रख के किया है कि जिस इंसान से हम पेन मांग रहे हैं वो हमें 100% उसका पेन देगा। तो दोनों में यही डिफरेंस है, कैन और मे के अंदर। मे किस में यूज किया जाता है, फॉर्मल के लिए, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, और कैन किस में यूज किया जाता है, इनफॉर्मल वे में यूज किया जाता है। मीन्स जहां पे आपको 100% श्योर हो कि ये चीज हो सकती है, कोई हमारी मदद कर सकता है, वहां पे कैन का यूज कीजिए। ऑप्शन में देखिए मे और कैन दोनों साथ साथ नहीं आएंगे, कोई आएगा तो एक ही आएगा, या अगर आ भी जाता है तो वहां पे ये देखना होगा कि ये बात कौन किसको कह रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, he might get well soon if he took medicine
इफ ही टुक मेडिसिन ऑन टाइम। देखिए सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, ही माइट गेट वेल सून इफ ही टुक मेडिसिन ऑन टाइम। देखिए इफ का यूज किया जा रहा है, मीन्स इफ के एक तरफ एक सेंटेंस है और इफ के दूसरी तरफ दूसरा सेंटेंस है। मैंने अभी आपको सेंटेंस समझाया था कि यदि बीच में कोई कनेक्टर हो और उससे पहले एक सेंटेंस दिया गया हो और उसके बाद में कोई दूसरा सेंटेंस दिया गया हो, तो इस सेंटेंस के सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल प्लस वर्ब, ऑब्जेक्ट और ईटीसी को हम पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए, ट्रांसलेशन के लिए क्या करोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को पढ़ोगे, सब्जेक्ट के बाद में एटसेट्रा पढ़ना है, एटसेट्रा पढ़ने के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब, वर्ब के बाद में मॉडल्स या हेल्पिंग वर्ब को पढ़ना है, उल्टा पढ़ना है। तो ये आपका हिंदी में ट्रांसलेशन होगा और ये आपका इंग्लिश में है। जस्ट इसी चीज़ को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखते हैं, ही माइट गेट वेल सून, वह जल्दी ही ठीक हो सकता था। हो सकता था, माइट यानी सकता था। क्यों आ रहा है यहाँ पे पास्ट, क्योंकि देखिए इफ के आगे जो सेंटेंस है यहाँ पे टुक, टुक क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, टेक, टुक, टेकन। तो टुक क्या कर रहा है कि ये टेंस किस में है, पास्ट में है। यदि उसने समय पर दवाई ली होती, तो सेंटेंस क्या बनेगा, यदि उसने समय पर दवाई ली होती तो वह जल्दी ही ठीक हो सकता था, या ऐसे कह सकते हैं वह जल्दी ही ठीक हो सकता था यदि उसने दवाई समय पर ली होती तो। ओके, तो मैं समझता हूं कि अभी जो मैंने आपको कैन, कुड, मे, माइट इनका यूज समझाया है, आपको शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब वापिस हम देखते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या है। देखिए मॉडल्स, मैंने आपको मॉडल्स की डेफिनेशन पहले ही बता दी थी, MODALS, वो आप मेरी वीडियो में देख सकते हो। आज ट्रिक 2 हमने देखी है। ट्रिक 2 के अंदर क्या सीखा हमने, शुड सामान्य रूप से चाहिए, मस्ट कानूनी रूप से या वैध रूप से चाहिए या जोड़ देकर किसी बात को कहने के लिए चाहिए, और टू का यूज़ नैतिक रूप से चाहिए, नीड का यूज़ केवल आवश्यकता के लिए, ज़रूरत के लिए, चाहिए के लिए होता है। इनके एग्जाम्पल जब हमने देखे, यू, मैंने जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें चारों का ही हम यूज़ कर सकते हैं, शुड, मस्ट, ought और नीड, लेकिन इनके लिए कंडीशन अलग अलग होती हैं। शुड का यूज़ तब करते हैं जब आप खुद हो और आपके सामने कोई कॉमन पर्सन हो या कॉमन वे में किसी बात को कह रहा हो, तो शुड का यूज होगा। लेकिन जब आपके सामने कोई लीगल पर्सन हो या लीगल रूप से कोई बात कह रहा हो, तो मस्ट का यूज होगा। यदि आपके सामने कोई आपको नैतिक रूप से शिक्षा दे रहा हो, तो ought to का यूज होगा। और यदि आपको खुद को ही किसी चीज़ के लिए कोई आपको समझाए या उपयोग की दृष्टि से आपको सुझाव दे, तो नीड का यूज होगा, केवल चाहिए के लिए। तो इस प्रकार से यू शुड, यू मस्ट, यू ought to, यू नीड, हेल्प हिम इन हिज बैड कंडीशन, ये मैंने आपको पहले बताया था अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक नंबर 3 में मैंने आपको बताया कि जो काम आप करने में 100% सक्षम हो, एबल हो, कैपेबल हो, और क्या बताया था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, जो आपके लिए कोई इम्पॉसिबल ना हो, वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, कैन का। और कैन की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि 100% पॉसिबिलिटी को शो करता है। कौन सा वर्ड होता है कैन, इनफॉर्मल वर्ड होता है। इनफॉर्मल मतलब फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के लिए यूज़ किया जाता है, और फॉर्मल मतलब जहाँ पे आप जॉब करते हो या समाज में जाते हो, अदर पर्सन से मिलते हो, तो वहाँ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए किसका यूज करते हो, मे का। मे आई कम इन सर, ठीक है। जैसे इस तरीके से मे क्या हुआ, फॉर्मल वर्ड हुआ। कुड क्या होता है, कैन का पास्ट होता है। माइट क्या होता है, मे का पास्ट होता है। तो उसी तरीके से कुड भी इनफॉर्मल, माइट फॉर्मल। कुड का यूज प्लीज को शो करता है, रिक्वेस्ट विद रेस्पेक्ट के लिए शो करता है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और माइट का यूज मोर रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट के साथ किया जाता है, जब आप किसी से ज़रूरत से ज़्यादा ही रिस्पेक्ट के साथ या मोर फॉर्मल वे में जब बात करते हो, तो किसका यूज़ करते हो, माइट का यूज़। अब इनके एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताए थे, आई कैन डू इट, इट मीन्स मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, इसे मतलब जो आप कर सकते हो। मैं पढ़ सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ,
मैं चल सकता हूँ, मैं बाइक चला सकता हूँ, यानी कि जो आपको जो काम आते हैं संसार में उसके लिए क्या करोगे आप, कैन। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स विद सिंगल हैंड, जैसे मैंने आपको इस सेंटेंस में बता रखा है। और आपको एक नई ट्रिक और बताई है कि जब कोई दो सेंटेंस किसी कनेक्टर से जुड़े हुए हों तो पहले वाले सेंटेंस को सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा को सब्जेक्ट में पहले पढ़ेंगे हिंदी ट्रांसलेशन के लिए, फिर एटसेट्रा पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर वर्ब पढ़ेंगे और लास्ट में हेल्पिंग वर्ब या मॉडल को पढ़ेंगे। जस्ट ऐसे ही सेकंड सेंटेंस में इस कनेक्टर को जोड़ते हुए पढ़ना है। तो जैसे हमारा सेंटेंस क्या था, ही माइट गेट वेल सून इफ ही टुक मेडिसिन ऑन टाइम। तो क्या किस तरीके से पढ़ोगे, वह जल्दी ही ठीक हो सकता था, पास्ट एबिलिटी को शो कर रहा है, पास्ट टाइम को शो कर रहा है। वह जल्दी ही ठीक हो सकता था यदि उसने समय पर मेडिसिन, दवाई ली होती। ओके, तो आज का वीडियो यहाँ तक ही है। थैंक यू वेरी मच।